आजकल बच्चों पे प्रेशर कितना ज्यादा है ना। बहुत ज्यादा। पढ़ाई का, फिर सोशल मीडिया का। और हर चीज में मतलब बेस्ट होने की होड़। हमारे पास जो दस्तावेज हैं वे एक बहुत दिलचस्प बात कहते हैं कि हम बच्चों को ये तो सिखाते हैं कि क्या हासिल करना है। हाँ, A+ ग्रेड कैसे लाना है। हाँ, कंपटीशन कैसे जीतना है। बिल्कुल। लेकिन ये शायद ही कोई सिखाता है कि इस सब के दौरान अपने दिमाग को शांत कैसे रखें। बिल्कुल। और इसी चैलेंज को एड्रेस करने के लिए एक पहल है जिस पर आज हम बात कर रहे हैं, चेतना उदय मिशन। इनके दस्तावेजों को जब मैंने पढ़ा तो एक बात साफ हो गई कि इनका लक्ष्य सिर्फ अकादमिक शिक्षा नहीं है। ये भावनात्मक, मानसिक और चेतना आधारित शिक्षा की बात करते हैं। अच्छा। उनकी एक मान्यता बहुत गहरी है कि सही शिक्षा वो है जो बच्चे के शरीर, मन, व्यक्तित्व और चरित्र, इन चारों को संभाले। मतलब एक होलिस्टिक अप्रोच है। हाँ, मकसद ये है कि हर बच्चा भारतीय संस्कारों की जड़ों से जुड़कर आज की मॉडर्न दुनिया का सामना पूरे आत्मविश्वास और शक्ति से कर सके। ये तो बहुत बड़ा लक्ष्य है। तो आज हमारे पास जो भी स्रोत है उनकी मदद से हम इसी मिशन के पूरे ढांचे को, इसकी फिलॉसफी को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। ये बच्चों, परिवारों और स्कूलों के लिए काम कैसे करता है, और जैसा कि इनके पेपर्स में लिखा है, एक राष्ट्र की असली नींव घरों, स्कूलों और मन में बनती है। चलिए इसी सोच की गहराई में उतरते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। शुरुआत उस समस्या से करते हैं जिसे ये मिशन हल करना चाहता है। बिल्कुल। आज के बच्चे और युवा एक तरह के भावनात्मक बोझ के साथ बड़े हो रहे हैं। परिवारों में बातचीत की कमी है और डर, गुस्सा, तनाव जैसी भावनाओं से कैसे निपटना है, उसके तरीके बहुत सीमित हैं। हाँ, और मुझे एक लाइन ने बहुत ज्यादा प्रभावित किया। कोई भी बच्चा कमजोर नहीं होता, ज्यादातर बच्चे सिर्फ भावनात्मक रूप से अप्रशिक्षित होते हैं। ये बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। वाह, ये तो पूरी सोच ही बदल देता है। बिल्कुल सही पॉइंट है। और यहीं से चेतना उदय मिशन का मूल दर्शन, उनकी कॉ फिलॉसफी सामने आती है। वो कहते हैं, प्राचीन भारत की शुरुआत विषयों से नहीं हुई थी। अच्छा। इसकी शुरुआत इंसान को गढ़ने से हुई थी। ज्ञान बाद में आया। उनका पूरा फोकस सिर्फ ज्ञान देने पर नहीं, बल्कि उससे पहले मानव निर्माण पर है। मानव निर्माण, हाँ, ये शब्द मैंने भी पढ़ा। ये सुनने में बहुत गहरा लगता है भी। वो इसे ह्यूमन फॉर्मेशन कहते हैं। तो इसका असल में मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक आदर्शवादी विचार है या इसका कोई प्रैक्टिकल मतलब भी है? नहीं, ये बहुत प्रैक्टिकल है। इसे एक इमारत बनाने की तरह समझे। हाँ। अकादमिक विषय जैसे गणित या विज्ञान, वो उस इमारत की सजावट है। जरूरी है, लेकिन मानव निर्माण उस इमारत की नींव है। और अगर नींव ही कमजोर है तो ऊपर की सजावट ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। और ये नींव कुछ खास गुणों से बनती है, जैसे भावनात्मक शक्ति, अनुशासन, मूल्य और संस्कार, चरित्र और अखंडता, ये सब भी मेंशन है। हाँ, और सबसे जरूरी, सेवा का भाव। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो पिलर्स हैं जिन पर एक संतुलित व्यक्तित्व खड़ा होता है। ये एनालॉजी तो कमाल की है। मतलब पहले नींव पर काम करो, फिर इमारत की सजावट पर। बिल्कुल। तो ये तो हुई दर्शन की बात, पर इसे असल जिंदगी में, एक क्लासरूम में कैसे उतारा जाता है? क्योंकि यही तो सबसे मुश्किल हिस्सा है। हाँ, और यहीं पर ये बहुत आकर्षक हो जाता है। उनका जोर इस बात पर ज्यादा है कि कैसे सिखाया जाए, न कि सिर्फ क्या सिखाया जाए। अच्छा, चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे वो वेदों का इस्तेमाल करते हैं। एक मिनट, वेद, ये सुनकर तो किसी को भी लग सकता है कि ये एक धार्मिक शिक्षा कार्यक्रम है। स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं? बिल्कुल, और ये एक बहुत बड़ा सवाल है। उन्होंने इसे बहुत सावधानी से एड्रेस किया है। वेदों को धार्मिक ग्रंथ की तरह नहीं पढ़ाया जाता। तो फिर कैसे? उसे आंतरिक जागरूकता और यूनिवर्सल वैल्यूज सिखाने के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। धर्म या पूजा पाठ पर कोई जोर नहीं है। फोकस है कहानियों पर, प्रकृति से जुड़ाव पर और मौन और सांस के अभ्यास पर। ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन क्या आप इसका कोई छोटा सा उदाहरण दे सकती हैं? जैसे प्रकृति से जुड़ाव का क्लासरूम में क्या मतलब है? ये बहुत ही सरल तरीकों से होता है। जैसे एक 5 मिनट की गतिविधि हो सकती है, जहां हर बच्चे को एक पत्ता या फूल दिया जाता है और उन्हें बस उसे ध्यान से देखना होता है। बस देखना है? हाँ, उसका रंग, उसका टेक्सचर, उसकी बनावट, फिर वो उसके बारे में बात करते हैं। इस छोटी सी एक्सरसाइज से वे बिना किसी लेक्चर के प्रकृति का सम्मान करना, ध्यान केंद्रित करना और छोटी चीजों में सुंदरता देखना सीखते हैं। समझ गया। मतलब ये अनुभव पर आधारित है, उपदेश पर नहीं। बिल्कुल। लक्ष्य है एक शांत, सम्मानपूर्ण
और मूल्यों पर चलने वाला बच्चा तैयार करना। और मैंने वेदांग के बारे में भी पढ़ा, उसका इस्तेमाल कैसे होता है? हाँ, वेदांग का उपयोग कम्युनिकेशन और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स के लिए होता है। कहानी सुनाने, भाषा के खेल और स्मृति अभ्यास के माध्यम से बच्चों को अपनी बात साफ साफ कहना और तार्किक रूप से सोचना सिखाया जाता है। मतलब रटना नहीं, समझना और समझाना। एकदम। यहां पर यह वाकई में दिलचस्प हो जाता है। जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर गई वो थी गणित जैसे विषय को देखने का उनका नजरिया। हाँ, जो आमतौर पर बच्चों के लिए डर का दूसरा नाम होता है। बिल्कुल। और वे इसी डर को तोड़ना चाहते हैं। यहाँ गणित को सिर्फ एक विषय के रूप में नहीं, बल्कि तर्क, पैटर्न की पहचान और धैर्य विकसित करने के एक साधन के रूप में देखा जाता है। पहेलियों और खेलों के माध्यम से, है ना? हाँ, यहाँ सही जवाब पर पहुंचने से ज्यादा जरूरी उस तक पहुंचने की प्रक्रिया है। लक्ष्य ये है कि बच्चा समस्याओं से डरे नहीं, बल्कि शांति से उन्हें हल करना सीखे। ये तो पूरी सोच ही बदल देता है। मतलब हम बच्चों को x का मान निकालना तो सिखाते हैं, लेकिन जब x का मान नहीं निकल रहा हो तो उस फ्रस्ट्रेशन को कैसे संभालना ये नहीं सिखाते। सही बात है। और खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी भी उनके पाठ्यक्रम का हिस्सा है। इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य बहुत गहरा है। बच्चों में एक सेंस ऑफ वंडर और विनम्रता पैदा करना। विनम्रता एस्ट्रोनॉमी से? हाँ, आकाश की कहानियों और सूर्य चंद्रमा के चक्रों के माध्यम से उन्हें यह एहसास दिलाया जाता है कि मैं इस विशाल ब्रह्मांड का एक बहुत छोटा सा हिस्सा हूँ। अच्छा। जब बच्चे को ये बड़ी तस्वीर दिखती है तो उसका अहंकार स्वाभाविक रूप से कम हो जाता है। नतीजा ये होता है कि एक जमीन से जुड़ा बच्चा तैयार होता है जिसे अपनी अहमियत पता है, लेकिन उसमें घमंड नहीं है। दस्तावेज बता दें कि वो एक पूरा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो घर से शुरू होता है। हाँ, बिल्कुल। उनके पेरेंट्स एंड फैमिली एजुकेशन सेल के बारे में बताइए। हाँ, क्योंकि उनका मानना है कि बच्चे वैक्यूम में नहीं बल्कि घरों के अंदर बड़े होते हैं। और ये सेल बहुत खास है क्योंकि ये माता पिता को कंट्रोल करने वाली या अपराध बोध कराने वाली सलाह नहीं देता। क्या आपको ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए वाली बातें? हाँ, वैसी बातें नहीं। इसके बजाय ये उन्हें भावनात्मक जागरूकता, सचेत संचार और सम्मान के साथ अनुशासन सिखाता है। उनका एक मुख्य सिद्धांत है जो बहुत शक्तिशाली है। शांत और संतुलित माता पिता ही शांत और संतुलित बच्चों की परवरिश करते हैं। सही बात है। घर को तनाव की जगह स्थिरता का केंद्र बनाना ही लक्ष्य है। बिल्कुल। ठीक है, तो घर का माहौल शांत हो गया, लेकिन बच्चा तो दिन का बड़ा हिस्सा स्कूल में बिताता है, जो एक पूरी तरह से अलग दुनिया हो सकती है। एक प्रेशर कुकर हो सकता है। हाँ, तो ये मिशन उस खाई को कैसे पाटता है? क्या वे स्कूलों का पूरा सिस्टम बदल देते हैं? नहीं, और यही उनकी खासियत है। वे सिस्टम को बदलते नहीं, बल्कि उसे अंदर से और मजबूत करते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह का एड ऑन है, रिप्लेसमेंट नहीं। एकदम। उनका इंस्टीट्यूशंस एंड स्कूल्स पार्टनरशिप सेल स्कूलों के मौजूदा पाठ्यक्रम के साथ ही काम करता है। वे बस उसमें भावनात्मक शिक्षा और आत्मनियमन के अभ्यास जोड़ देते हैं। और क्योंकि ये पूरी तरह से गैर धार्मिक और गैर राजनीतिक है, तो स्कूलों को इसे अपनाने में आसानी होती है। और जब बच्चे उस सबसे मुश्किल दौर में पहुंचते हैं, किशोरावस्था, जब पहचान और भावनाओं का तूफान चल रहा होता है, उसके लिए उनका यूथ एंड एडोलेसेंस डिपार्टमेंट है, जो 13 से 25 साल के युवाओं पर केंद्रित है। यह उद्देश्य युवाओं को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि जैसा कि वो कहते हैं, उनके आंतरिक कंपास को स्थिर करना है। आंतरिक कंपास? हाँ, उन्हें पहचान के भ्रम, करियर के तनाव और भावनात्मक उतार चढ़ाव से निपटने में मदद की जाती है। यहाँ आत्मचिंतन और मूल्य आधारित नेतृत्व पर जोर दिया जाता है, न कि आंख बंद करके किसी ट्रेंड को फॉलो करने पर। ये बहुत जरूरी है। और इस पूरे ढांचे में समाज के वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी एक जगह है, जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। हाँ, और ये इस मॉडल का एक बहुत ही सम्मानजनक पहलू है। उनका सीनियर सिटीजन्स एंड कम्युनिटी वेलबीइंग सेल उन्हें सिर्फ देखभाल प्राप्त करने वाले के रूप में नहीं देखता। तो फिर किस रूप में देखता है? यह उन्हें ज्ञान, स्थिरता और मूल्यों के वाहक के रूप में सम्मान देता है। उन्हें युवाओं और बच्चों के लिए मेंटर के रूप में शामिल करके ये सेल पीढ़ियों के बीच की खाई को पाटता है और सीनियर्स को उद्देश्य की एक नई भावना देता है। मतलब वे बोझ नहीं, बल्कि समाज की धरोहर बन जाते हैं। बिल्कुल। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लगभग बहुत ज्यादा अच्छा। तो यहाँ एक स्वाभाविक सवाल उठता है, इसकी विश्वसनीयता कैसे सुनिश्चित की जाती है? इसमें कठोरता कहाँ से आती है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और इसका जवाब उनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग में है।
अच्छा। ये विंग एक तरह से इस मिशन का दिमाग और ज़मीर है। ये सुनिश्चित करता है कि सभी कार्यक्रम केवल अंतर्ज्ञान या अच्छी भावनाओं पर नहीं, बल्कि कठोरता, चिंतन और जिम्मेदारी पर आधारित हों। तो मतलब इसके पीछे साइंस है, सिर्फ भावनाएं नहीं। हाँ, वे जो भी पाठ्यक्रम बनाते हैं वो विकासात्मक मनोविज्ञान, भावनात्मक बुद्धिमत्ता पर हुए शोध और भारतीय ज्ञान प्रणालियों के गहन अध्ययन के आधार पर डिजाइन किया जाता है। तो वे अपने कार्यक्रमों के असर को मापते भी हैं। हाँ, वे करते हैं, लेकिन उनका तरीका थोड़ा अलग है। वे सिर्फ संख्यात्मक दावों पर ध्यान नहीं देते कि हमारे कार्यक्रम से 80% बच्चों के ग्रेड सुधर गए। तो फिर किस पर ध्यान देते हैं? वे सार्थक बदलावों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे बच्चों के व्यवहार में बदलाव, क्लासरूम के माहौल में सुधार, माता-पिता और बच्चों के बीच बेहतर संवाद। और दस्तावेजों के अनुसार ये R&D विंग ही इस मिशन को कमजोर पड़ने, हठधर्मिता और रुझान आधारित निर्णय लेने से बचाता है। तो इन सभी स्रोतों को देखने और इन सभी बिंदुओं को जोड़ने के बाद बड़ी तस्वीर क्या उभरती है? चेतना उदय मिशन राष्ट्र निर्माण को एक बहुत ही अलग नजरिए से देखता है। बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से। हाँ, ये व्यक्ति के मन से शुरू होता है। सचेत घर बनाने से लेकर युवाओं के आंतरिक संतुलन को स्थिर करने और वरिष्ठ नागरिकों के ज्ञान का सम्मान करने तक, ये एक समग्र और जीवन भर का ढांचा है। बिल्कुल। इसका बड़ा संदेश ये है कि राष्ट्र केवल इमारतों और सड़कों से मजबूत नहीं बनते, वे संतुलित और लचीले दिमाग वाले नागरिकों से मजबूत बनते हैं। सही बात है। स्रोतों में एक बहुत ही शक्तिशाली शब्द का इस्तेमाल किया गया है, भावनात्मक टीकाकरण। मुझे शब्द बहुत पसंद आया। इमोशनल इम्यूनाइजेशन। यह रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव है। मतलब आप समस्या होने का इंतजार नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप व्यक्ति को जीवन की छोटी बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए पहले से ही तैयार कर रहे हैं। एकदम सही। जैसे एक टीका शरीर को बीमारी से लड़ने के लिए तैयार करता है, वैसे ही यह ढांचा मन को तनाव, असफलता और भावनात्मक चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार करता है। और स्रोत इस बात पर भी जोर देते हैं कि यह सब किसी बड़े एक दिन के चमत्कार से नहीं होता। उनका एक वाक्य है, छोटे छोटे दैनिक अभ्यास ही मजबूत राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करते हैं। और ये हम सभी के लिए एक विचारणीय प्रश्न खड़ा करता है। अपने जीवन, परिवार और समुदाय में हम ऐसा कौन सा एक छोटा निरंतर अभ्यास अपना सकते हैं जो न केवल हमारे लिए बल्कि हमारे आसपास के लोगों के लिए भी अधिक भावनात्मक संतुलन और आंतरिक शक्ति में योगदान दे सके।